Hello, my dear students. I would like to welcome you all in this beautiful channel, Padhai Ka Kavach. And today we are going to learn unit number 2, First World War and Russian Revolution. पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा हुआ था कैसे यूरोपियन कंट्रीज़ की एक फुलिश ग्रीड की वजह से दुनिया भर के देशों के अंदर आतंक मच गया था। अपनी कॉलोनीज़ को डेवलप करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उन लोगों ने शाम दाम दंड भेद कितनी सारी नीतियों का इस्तेमाल किया था। एंड रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने कंट्रीज़ को उन लोगों ने समृद्ध बनाया था। ओके, चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं लेक्चर के अंदर। टुडे देखेंगे हम which factors are responsible to cause the first world war, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, पहला विश्व युद्ध। लेट अस सी फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was one of the most heartbreaking and unforgettable events of the modern world. The first world war began on 1st August 1914. तो ये खास टिक मार्क करिएगा सभी लोग कि पहली वर्ल्ड वॉर जो थी वो कब शुरू हुई। 1 अगस्त 1914, 1914 को, 1 अगस्त को, ठीक है। जर्मनी हैड डिफीटेड फ्रांस इन द सेडान वॉर बिकॉज ऑफ विच फ्रांस हैड टू साइन द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। जर्मनी ने फ्रांस को हराया सेडान वॉर के अंदर, बिकॉज ऑफ विच फ्रांस के पास से उन लोगों ने फ्रैंकफर्ट ट्रीटी करवाई। अभी उस ट्रीटी के अंदर क्या क्या उसके प्रोविज़न थे, आइए चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विच फ्रांस हैड टू पे अ वॉर फाइन एंड गिव अवे 2 ऑफ इट्स प्रोविंसेस। इस ट्रीटी के अंतर्गत फ्रांस को एक बहुत बड़ी जुर्माने की रकम भरनी होगी और उसके 2 प्रांत उसको देने होंगे, लॉरेन एंड एल्सेक्स टू जर्मनी। फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलिएशन। ये बहुत ही, अभी ये दंड हुआ फ्रांस को उसकी हार की वजह से, लेकिन कोई कंट्री को या कोई इंसान को इतना भी मत ह्यूमिलिएट कर दो, मतलब उसको इतना भी निराश मत करो कि वो रिवेंज लेने के लिए वो तत्पर हो जाए। तो फ्रांस ने इस ह्यूमिलिएशन यानी कि इस नाइंसाफ़ी को सहन नहीं किया। थस द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फ्रैंकफर्ट ट्रीटी जो थी वो अपने आप में एक फर्स्ट विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बन गई। द एंड ऑफ अ वॉर शॉर्ड द सीड्स ऑफ अ फ्यूचर वॉर। ये वॉर जब खत्म होती है, पहला विश्व युद्ध, उसके तुरंत बाद ही दूसरी वॉर के बीज जो है वो बो दिए गए। पहला फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज इकोनॉमिक फैक्टर। देखते हैं। England had established its vast empire in Asia and Africa in 19th century. 19वीं सदी के अंदर इंग्लैंड ने अपना बड़ा सा विस्तार एशिया और अफ्रीका में जमा के रखा था। It exploited its colonies economically and became rich. इन कॉलोनियों को काफ़ी दूषित किया इन लोगों ने, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तौर पे ख़त्म करके रख दिया कॉलोनीज़ को और अपने आप को धनवान बनाते गए। थर्ड, due to the industrialization and swift colonization, Europe required huge quantity of raw material. यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ के उद्योग जो है वो 24 घंटे 7 दिन चलते थे और उसको चलाने के लिए कंटिन्यूस रॉ मटेरियल चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ को निचो के रख दिया। फोर्थ, in the last quarter of the 19th century, Germany had started the competition to capture the markets in Asia and Africa. अभी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साथ जर्मनी भी आगे बढ़ने लगा एशिया और अफ्रीका में अपने दमखम को बढ़ाने के लिए, टू कैप्चर द मार्केट्स। जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो जर्मनी जो था वो इंग्लैंड के और फ्रांस के सामने बात भिड़ने के लिए जो अपना सामान जो था वो कम दाम के अंदर बेचने लगा, सप्लाई करने लगा। तो अभी सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको कोई सस्ते दाम में चीज़ मिल रही हो तो आप ज़्यादा दाम चुकाने के लिए क्यों तैयार होगे। सो इंग्लैंड और फ्रांस इससे काफ़ी निराश हुए।
जर्मनी ब्रोकन अप आफ्रो एशियन मार्केट्स दैट वर डोमिनेटेड बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो इसकी एक डायरेक्ट इफेक्ट ये गई कि एशिया और अफ्रीका के जो मार्केट्स थे जिनके ऊपर इंग्लैंड और फ्रांस का डोमिनेशन था वो टूट चुका जर्मनी के सस्ते माल की वजह से। कंसिक्वेंटली देयर वाज एन इंटेंस इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड। उसके बाद ये तो होना ही था, जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में एक बहुत ही कड़ी आर्थिक स्पर्धा विकास करने लगी। तो ये पहला था इकोनॉमिक फैक्टर, जब दो यूरोप कंट्रीज और एक जर्मनी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। उसके बाद मिलिटरिज्म। फर्स्ट, मिलिट्री फोर्स was necessary and important for the competition and expansion that the Europe nations wanted. मिलिट्री फोर्स थी, वो ज़रूरत थी और बहुत ही महत्वपूर्ण भी थी स्पर्धा के अंदर बरकरार रहने के लिए, और अपने यूरोपियन जो नेशंस थे उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी ये ज़रूरी था। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया एक्सेट्रा हैड बिगन एक्सपांडिंग देयर मिलिट्री पावर। अपनी सैन्य बल को बहुत ही सशक्त और मजबूत करने के लिए इन देशों के बीच में स्पर्धाएं होने लगी। While in countries like Japan, Italy and Germany, compulsory military training had started. जापान, इटली और जर्मनी के अंदर हर एक इंसान के लिए मिलिट्री की ट्रेनिंग कंपलसरी यानी कि फर्ज की गई उसके ऊपर। प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वाज इंक्रीज्ड अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। खुद के बचाव का बहाना करके शस्त्रों का जो उत्पादन था वो भी बढ़ा दिया गया। थस मिलिटरिज्म गॉट एन इम्पेटस। मिलिटरिज्म जो था वो बहुत ही प्रमुख बन गया, प्राथमिक बन गया है लोगों के लिए। मिलिट्री कंपटीशन एडेड टू इकोनॉमिक कंपटीशन क्रिएटेड अ सीरियस एटमॉस्फेयर ऑफ वॉर। आर्थिक तौर पे ये राष्ट्र तो समृद्ध थे ही, लेकिन उसके पास जो मजबूताई होनी चाहिए शस्त्रों की, उसके अंदर भी वो लोग आगे बढ़ने लगे। तो इसने एक युद्ध का वातावरण पैदा कर दिया। ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज। ग्रुपिज्म का मतलब होता है आओ भाई हरखा आपड़े बे हरखा, सिंपल थिंग जो हम गुजराती में कहते हैं। अगर हम कैसे ग्रुप बनाते हैं दोस्तों का कि जिसका हमारी प्रायोरिटी सेम होती है, मतलब हमें दो चार लोग होते हैं उसको एक तरीके का खाना अच्छा लगता है, घूमने जाना अच्छा लगता है, मस्ती मजाक करना अच्छा लगता है, वैसे ही इन कंट्रीज के बीच में ग्रुप पड़ गए, मतलब ग्रुप बना दिया उन लोगों ने कि हम सपोज हम इंग्लैंड है, फ्रांस है, जापान है, इन तीनों का ग्रुप बन गया, ठीक है। और वो लोग ट्रीटी करते थे, योजनाएं बनाते थे, स्ट्रेटजीज बनाते थे, क्योंकि ग्रुप है तो सैन्य भी बढ़ जाएगा और उसके पास इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज प्लेड अ मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले विश्व युद्ध के पहले पूरी दुनिया 2 भाग में बट चुकी थी। ऑन वन साइड वॉज द ग्रुप ऑफ, देखिए पहला ग्रुप किसका बना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बल्गेरिया एंड टर्की, 5 कंट्रीज का ये ग्रुप बना। ऑन द अदर साइड वॉज द ग्रुप ऑफ इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जापान, यूरोप कंट्रीज का ग्रुप बना सामने। अ फीलिंग ऑफ जेलसी, एनिमिटी, मिसट्रस्ट, फियर एंड हेट्रेड इवॉल्व्ड बिटवीन द ग्रुप्स। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, दुश्मनावट, विश्वास का अभाव, डर और हेट करना, एक दूसरे को नफरत करना, इसका वातावरण इन दोनों ग्रुप में पैदा हो गया। उसके बाद का जो फैक्टर है वो है फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म। द इंडिपेंडेंस, देखते हैं चलिए अभी। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद। फियर्स यानी कि बहुत ही इंटेंस, यानी कि मैं अपने राष्ट्र के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं मैं। इट इज कॉल्ड एज नेशनलिज्म। जैसे कि कैसे आप कारगिल वॉर के ये वगैरह मूवी देखते हो जिसके अंदर सोल्जर्स के अंदर राष्ट्र के प्रति बड़ी तेज भावना होती है कि राष्ट्र के लिए हम मर मिट जाएंगे, वैसी फीलिंग पैदा करने लगे वहाँ के लोग। देखते हैं द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली वर द रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म। बेल्जियम और ग्रीस आज़ाद हुए और जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ, मतलब दोनों राष्ट्र एक हो गए। ग्रेजुअली द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर इस वजह से राष्ट्रवाद ने एक बड़ा आकार लिया। इकोनॉमिक जेलसीज, आर्थिक ईर्ष्या, कंपटीशंस, स्पर्धाएं एंड कॉलोनियलिज्म इन यूरोप, विस्तारवाद यूरोप के अंदर इंक्रीज हुआ। सो मच
that the national interest of each other began to clash. यूरोप कंट्रीज के अंदर उनके बीच में ही इतना नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद पैदा हुआ कि वो लोग एक दूसरे के सामने लड़ने लगे. लीडिंग यूरोपियन नेशंस बिगेन टीचिंग एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म टू इट्स पीपल. तो वहां पे जो लोग रह रहे थे उनके अंदर वो जहर भरने लगे कि आपका राष्ट्र जो है उसे आपको ही बचाना है, आप ही उसके महारथी है, अगर आप युद्ध करना पड़े तो हम तैयार हैं. ऐसी फिलोसॉफियां डेवलप की गई. लव फॉर ओन नेशन एंड हेटर्ड फॉर द अदर नेशन वाज एनकरेज्ड. अपने राष्ट्र को प्रेम करो, दूसरे राष्ट्र को नफरत करो, या तो उसे मार दो या तो उसे अपने साथ जोड़ लो, ये भावनाएं पैदा होने लगी. द जर्मन चीफ कैजर विलियम वॉज द अदर ओरिजिनेटर ऑफ नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म. खास याद रखिएगा, जर्मन का जो चीफ था यानी कि वहां का प्रमुख नेता था कैजर विलियम, वो इस राष्ट्रवाद और विस्तारवाद की नीति का प्रमुख था जर्मनी के अंदर. ही वॉज ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप. एक तो उसकी कमबख्त ये ख्वाहिश पूरी दुनिया के ऊपर राज करने की, और ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वासी स्वभाव उसको बहुत ही खतरे में डाल दिया. He wanted to get things done according to his will. मैं जैसा चाहूँ वैसा ही होना चाहिए. With the help of his grand military power. उसके पास बड़े ही ताकतवर सैन्य थे, ताकतवर सेनाएं थी, तो उसके द्वारा वो ये चीज़ करवाने के लिए मजबूर था. The feeling of war spread across other nations, as in Germany, and this had resulted in the First World War. तो ये रीज़न देखो ऐसे जुड़ते जा रहे हैं. पहले आर्थिक तौर पे जर्मनी ने हल्ला बोला इंग्लैंड और फ्रांस के ऊपर, उसके बाद ग्रुपिज्म हुआ, मतलब ग्रुप पड़ गए, एक दूसरे से स्पर्धाएं करने लगे इकोनॉमिक फैक्टर में, कॉलोनियलिज्म में. उसके बाद मिलिटरिज्म, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने में जुट गए. उसके बाद फियर्स नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद बहुत ही जोरों के ऊपर था. तो इसने एक बैकग्राउंड तैयार किया वॉर का. उसके बाद रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स, जो अखबार आते हैं उसका रोल देखते हैं. द न्यूज़पेपर्स ऑफ द यूरोपियन नेशंस अरोज्ड सो मच ऑफ हेटर्ड अमंग द पीपल. अखबार के अंदर ऐसी खबरें छपने लगी दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध कि लोगों के अंदर उस राष्ट्र के प्रति नफरत पैदा होने लगी. दे हैड म्यूचुअल डेरोगेटरी, प्रोवोकेटिव, एक्सग्रेटेड एंड फॉल्स राइटअप्स. अच्छे बुरे, सच्चे झूठे सभी ख्यालात, अगर घटनाएं नहीं बनी है ऐसा कहा जाता. ऐसा तब वातावरण था कि एक राष्ट्र ने अगर सैनिकों को नहीं मारा हो दूसरे राष्ट्र के, तो भी ऐसा अखबारों में छापा जाता था कि हमारे राष्ट्र के सैनिकों ने बलिदान दे दिया इस राष्ट्र की वजह से. तो लोगों के अंदर जो था वो नफरत का एक सैलाब उमड़ने लगा. थर्ड, दे स्पिट वेनम, यानी कि जहर उगलने लगे अगेंस्ट राइवल नेशंस, यानी कि दुश्मन राष्ट्र के अगेंस्ट वो लोग जहर उगलने लगे. दैट द रूलर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव नेशंस कुड नॉट इवन मेक एफर्ट्स फॉर एस्टेब्लिशिंग पीस एंड हार्मनी. लोगों के अंदर ही ऐसी नफरत पैदा कर दी कि वहां के राष्ट्र के जो चलाने वाले थे, नेता थे, वो खुद भी कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि लोग ही इतने नफरत पैदा करने वाले हो गए थे, या तो नफरत करने वाले हो गए थे कि कुछ भी कर लो, हम उसे मार देंगे या तो अपने साथ जोड़ लेंगे. दैट्स इट. फिलोसॉफी अबाउट वॉर, दिस इज द अनदर रीजन. द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर. युद्ध वही हमारा कल्याण है, वो यूरोप के अंदर पैदा हुआ. द जर्मनी राइटर ट्रॉट्स्की पब्लिश्ड मैगजिम्स लाइक, जर्मनी का एक राइटर था ट्रॉट्स्की करके, उसने ऐसे क्वार्ट्स बनाए, ओनली द माइटी डिजर्व्स टू लिव, यानी कि सबसे शक्तिशाली ही जीने के लिए बना है या तो जी सकता है. वॉर अलोन इज द नेशनल नीड. युद्ध ही एकमात्र जरूरत है राष्ट्र की. ऐसे क्वार्ट्स बनाए ट्रॉट्स्की ने. थर्ड, नियाजेत्स्की द जर्मन राइटर एक्सप्रेड वॉर एज अ सेक्रेड वर्क. एक बहुत ही पवित्र कार्य. सोचो तो सही, युद्ध को एक पवित्र कार्य का स्वरूप कहा गया, तो लोग क्या समझेंगे? अच्छे अच्छे राइटर्स, न्यूज़पेपर ऐसा कहेंगे, तो लोगों के अंदर ही ऐसी फीलिंग होने लगी कि अब तो युद्ध करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे. फोर्थ, द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया. अभी देखना, द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वेर assassinated by being shot at by member of the Serbian terrorist organization Black Hand. काला हाथ करके एक
टेररिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादियों का एक संस्था थी, जिन्होंने ऑस्ट्रिया के प्रिंस यानी कि वहाँ के राजा और उसकी बीवी को गोली मार दी। उसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रिया ब्लेम्ड सर्बिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट। ऑस्ट्रिया ने इल्ज़ाम लगाया कि भाई सर्बिया के रहने वाले जो आतंकवादी ग्रुप है इनके द्वारा किया गया ये कार्य है, या तो वो लोग इसमें इन्वॉल्व है। ऑस्ट्रिया गेव एन अल्टीमेटम टू हैंड ओवर द कल्प्रिट टू ऑस्ट्रिया विद इन 48 आवर्स। ऑस्ट्रिया ने अल्टीमेटम दिया सर्बिया को कि जो भी गुनहगार है उसे 48 घंटे में हमारे हवाले कर दो। 7. सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस इन द मैटर। सर्बिया ने कह दिया कि भाई वो तो बोलते रहेंगे, उसका काम है बोलना है, ऐसा कुछ हमें ध्यान में नहीं लेना है। So ultimately what will be the result? Without listening to anything from Serbia, Austria declared war on Serbia and the first world war had begun. लो आ गया मैं गड्डी लेके। ऑस्ट्रिया ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे समझे सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया और तभी पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1 अगस्त 1940। ओके, चलिए तो ऐसे पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या क्या हुआ उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। चलिए आइए। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसके बारे में जानकारी दी गई है कि पहले विश्व युद्ध के अंदर कितना कत्ले आम हुआ, कितने लोग उसमें जुड़े, किसके लिए किसके खिलाफ थे। चलिए आइए देखते हैं। 24 नेशंस सपोर्टेड द एलाइड नेशंस। 24 राष्ट्र ऐसे थे कि जो जुड़े, एलाइड नेशंस करके एक ग्रुप बना जिसके अंदर वो जुड़े। एंड 4 नेशंस सपोर्टेड द एक्सिस नेशन। एक्सिस यानी कि जो सपोर्टिव नेशन था उसका विरुद्ध, यानी कि एक का दुश्मन यानी कि एक्सिस नेशन, उसके अंदर 4 राष्ट्र जुड़े। इनिशियली जर्मनी मेड नॉट वर्थी विक्ट्रीज इन यूरोप एंड रूइंड द फ्रेंच आर्मी। जर्मनी का जो कैजर विलियम था वो बहुत ही स्ट्रांग था, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी भी थी। तो शुरू में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई तब उसने बड़ी ही विक्ट्रियाँ हासिल की यूरोप के अंदर और फ्रेंच आर्मी को तो तबाह करके रख दिया। इट फॉट मैनी सबमरीन वॉर्स एंड डेस्ट्रॉयड द शिप्स ऑफ द एलाइड नेशंस। सबमरीन से भी युद्ध हुए काफ़ी और उसने अलाइड नेशन के जो शिप्स थे यानी कि जहाज थे उनको भी ख़त्म करके रख दिया। मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनियस गैस। काफ़ी जो सैनिक थे और जो नागरिक थे उन्होंने अपनी जान गंवाई टैंक्स और पॉइजनियस गैस यानी कि जहरीले गैस के कारण। In 1917, the Russian Revolution started, so Russia withdraw from the war. ये हम दूसरा हमारे ये यूनिट का सेक्शन है, रशियन रेवोल्यूशन, जो स्टार्ट हुआ 1917 में और तभी रशिया ने वर्ल्ड वॉर में से पीछे हट कर ली। मतलब वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, अब हम हमारे में ही इतने उलझे हुए हैं तो आपके लिए कैसे लड़े हम, ठीक है। चलिए। स्ट्रॉन्ग जर्मनी मैनेज टू ड्रॉन एन अमेरिकन स्टीमर ल्यूसिटेनिया in which 147 अमेरिकन सोल्जर्स died। अभी ये बड़ा खेल कर दिया जर्मनी ने, पूरी की पूरी शिप को डुबा दी अमेरिका की, ल्यूसिटेनिया जिसका नाम था, और उसके अंदर 147 अमेरिकन सैनिक जो थे उनकी मौत हुई। कंसिक्वेंटली अमेरिका ज्वाइन द एलाइड नेशंस फॉर द वॉर इन अप्रैल 1917। अब आया मैदान में अमेरिका। अमेरिका ने एलाइड नेशंस के साथ हाथ मिलाए क्योंकि एक्सिस नेशन में तो जर्मनी था और 1917 में वो भी जुड़ गया वर्ल्ड वॉर के अंदर। अभी उसको हरकत करने के लिए जाओगे अमेरिका को तो अमेरिका थोड़ी ना बख्शेगा। विद दैट कंट्रीज लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सियाम जॉइन द एलाइड नेशंस। तो बड़े बड़े जो कंट्रीज थे तभी के, यूरोप कंट्रीज थी, वहाँ पे उनकी जो कॉलोनियाज थी वो ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो उन लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया एलाइड नेशन को। थस द एलाइड नेशन बिकम स्ट्रॉन्गर। अभी इतने सारे देश जुड़ेंगे तो उनका पैसा, उनकी सेनाएं, उनके लोग, तो आर्मी तो स्ट्रांग हो गई एलाइड नेशन की। जर्मन आर्मी कुड नॉट विथस्टैंड द अमेरिकन ट्रूप्स। तो अमेरिका के सामने उसने घुटने टेक दिए जर्मनी ने। द वॉल पोजिशन ऑफ द वॉर चेंज्ड। पूरी बाजी ही पलट गई वॉर की। बल्गेरिया इन सितंबर 1918, टर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1980 joined the allied nation।
बल्गेरिया ने 1918 में ज्वाइन किया अलाइड नेशन को और टर्की और ऑस्ट्रिया ने अक्टूबर 1918 में अलाइड नेशन को ज्वाइन किया। द जर्मन लीडर केजार एब्डिक्टेड हिज पोजीशन एंड रेन अवे। घुटने टेकने लिए केजार विलियम ने, जो जर्मन का लीडर था, तानाशाह वहाँ का, और भाग गया। जर्मनी सरेंडर्ड टू अलाइड नेशंस ऑन 11 नवंबर एंड साइंड अ सीज फायर ट्रीटी एंड द वॉर केम टू एन एंड। यहाँ पे पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ 11 नवंबर को, क्योंकि जर्मनी ने अलाइड नेशन को सरेंडर कर दिया। तो अलाइड नेशन को जर्मनी ने सरेंडर किया तो एक्सिस नेशन तो थे ही 4, अभी बचे हुए राष्ट्र क्या लड़ेंगे। तो वहाँ पे सीज फायर ट्रीटी के अंतर्गत वॉर को ख़त्म डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या वर्ल्ड वॉर की असर हुई उसके बारे में जानेंगे। वर्ल्ड वॉर यहाँ पे ख़त्म हुई, अभी आगे उसकी असर क्या क्या हुई इसके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।